हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंत भाग 1 पाठ 9 जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर है कि हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना लाभ एक दृष्टिहीन व्यक्ति उठाता है। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर है प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति हम अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। यानी कि प्रकृति का आकर्षण ऐसा है जैसे हम जादू के जैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर है प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने प्रकृति में कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि प्रकृति में जो कुछ उनके चारों ओर है उन्हें तो वह देखना नहीं चाहती, जबकि जो चीज़ उनके आसपास नहीं है वे उन चीज़ों की चाह जरूर करती हैं। प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो उत्तर है कि हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, कलियों और फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छू करके और सूंघ करके पहचान लेती थी। प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर है दृष्टि अर्थात देखने योग्य आँखें ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया अनमोल उपहार है। प्रकृति की सारी खूबसूरती आँखों से ही है, जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं, अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अर्थात हमारी जब दृष्टि होती है तभी हम अपने आसपास मौजूदा जो प्रकृति के अंदर जो खूबसूरत खुशहाली है, रंगीनता है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। निबंध से आगे प्रश्न 1, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ में सामूहिक चर्चा करो। तो उत्तर है कि आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर एक चाय की दुकान पर कुछ लोग हाथों में समाचार पत्र लिए और किसी गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर में मेरी बस आ गई। थोड़ी देर आगे चलकर स्कूल की बस भीड़ में जाम में फंस गई। पता चला कि दुर्घटना हो गई है। वहाँ का दृश्य देख करके मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद में विद्यालय पहुँचा। इसके बाद में प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया और उसके बाद धीरे धीरे मेरा मन शांत हुआ। तो जो घटना घर से विद्यालय के बीच में जाते समय घटित हुई यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो आपके साथ में भी अगर कोई इस तरह की रोज अपन विद्यालय जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम देखते हैं और सुनते हैं, तो आपने किस चीज़ पर गौर करा, क्या चीज़ को देखा जो आपको याद रही? तो बच्चों आप अपने हिसाब से भी उस घटना का यहाँ वर्णन कर सकते हो। प्रश्न 2, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी?
इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। उत्तर है, कान से ना सुनने पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती होगी। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक यानी कि बिना आवाज़ वाली फिल्में देख रहे हैं। कान से न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान भी सही रूप में नहीं कर पाता है। प्रश्न 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर और छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। उत्तर है कि हम ऐसे व्यक्ति से उसके अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 कि वे किसी भी ध्वनि को सुनकर कैसे अनुमान लगाते हैं कि वो ध्वनि किसकी है। नंबर 2 है कि किसी भी चीज़ को चख करके वे उस चीज़ का कैसे पता लगाते हैं तथा कैसे अनुभव करते हैं। नंबर 3 है कि क्या वे किसी पक्षी की आवाज़ को सुन करके उसका नाम बता सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है, उन्हें पक्षियों की आवाज़ें कैसी लगती हैं। नंबर 4 है कि क्या वे किसी फूल को सूंघकर बता सकते हैं कि वह कौन सा फूल है, उन्हें फूलों की सुगंध कैसी लगती है। और नंबर 5 है किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ को सूंघ करके किस हद तक अंदाज़ा लगा पाते हैं। प्रश्न 4, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो, जैसे सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो इनके आधार पर हमें एक तालिका बनानी है। तो आइए वह तालिका देखते हैं। अब क्रियाएं हैं, जैसे सुनना। तो इसमें हम अपनी कौन सी इंद्री काम में लेते हैं, अर्थात हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो सुनने का काम करता है। तो हम किसके द्वारा सुनते हैं, कान। तो इंद्रियों में क्या आएगा, कान। एहसास या अनुभव, तो देखिए इससे कैसे हमें पता चलता है आवाज़ का प्रकार कि किस तरह की आवाज़ आ रही है, कर्कश है या फिर मधुर है, ऊंची है या धीमी है। तो इस तरह से हम अपने कानों के द्वारा सुनने की जो प्रक्रिया है वह करते हैं। फिर है चखना। तो चखना हम कौन सी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, जीभ। कौन सहायता करती है उसमें, जीभ। तो इसमें देखिए कैसे पता करते हैं, स्वाद का प्रकार यानी कि कैसा स्वाद है, उसमें मीठा है, तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, कसैला है या फिर खट्टा है। तो इस तरह से इन विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव हम अपनी जीभ के द्वारा करते हैं। फिर है सूंघना। तो सूंघना हम कौन सी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, नाक के द्वारा करते हैं। तो इसमें देखिए गंध का प्रकार यानी कि गंध कैसी आ रही है, सुगंधित है या फिर बदबू वाली है या फिर सामान्य है। फिर है छूना या फिर स्पर्श करना। तो यह किसके द्वारा करते हैं, त्वचा या फिर हमारे हाथ के द्वारा। तो इसमें देखिए कैसे एहसास या अनुभव होगा कि छूने का जो अनुभव है वह कैसा है, यानी कि उसमें जो सतह है या कोई भी जो वस्तु है वो किस तरह की है, चिकना है, खुरदरा है, गोल है, चौकोर है, गीला है, सूखा, गर्म है या फिर ठंडा है। तो इस तरह से हम छू करके हमारी त्वचा या हाथ के द्वारा पता लगाएंगे कि वह वस्तु कैसी है। भाषा की बात। प्रश्न 1, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है, यानी कि चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा और भुरभुरा। तो हमें वो चीज़ें बतानी हैं जिनका स्पर्श इस प्रकार का होता है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए चिकना में कौन कौन सी वस्तु आएंगी, तेल चिकना होता है, घी, क्रीम, इन सभी का स्पर्श कैसा होता है, चिकना होता है। मुलायम यानी कि सॉफ्ट, तो रेशमी कपड़े का जो स्पर्श होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। सख्त यानी कि थोड़ा कठोर, तो लोहा, पत्थर, लकड़ी का स्पर्श सख्त होता है। चिपचिपा
तो गोंद का स्पर्श चिपचिपा होता है, यानी कि जिसमें हाथ चिपकने लग जाए वह चिपचिपा स्पर्श होता है, और वह किसका है? गोंद का। खुरदरा, लकड़ी व छाल का स्पर्श खुरदरा होता है, अर्थात इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? रफ होती है, जिससे हमारे हाथ खुरचने लगें, वह खुरदरा स्पर्श होता है। भुरभुरा, रेत का स्पर्श भुरभुरा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो सभी वस्तुओं के नाम दिए गए हैं जिनके स्पर्श करने से, छूने से हमें पता चलता है कि वह किस प्रकार की है। प्रश्न 2, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं, जैसे खुशी को रेखांकित कर रखा है और सुंदरता को रेखांकित कर रखा है, क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। क्या होती हैं भाववाचक संज्ञाएं? जो किसी के भाव या किसी के विशेषता के बारे में बताती हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी के कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े हुए शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखे भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो जैसा कि इसका नाम है कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाव चूंकि मन में आते हैं तो हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पेटिका दी गई है। इनमें से कुछ शब्द तो संज्ञा से और कुछ क्रिया से बने हैं, तो उन्हें हम पहचान करके लिखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले है जैसे मिठास। तो मूल शब्द क्या होता है? मीठा। और संज्ञा क्या? ये क्या है? संज्ञा है या क्रिया है? तो संज्ञा। शब्द क्या है? ये संज्ञा शब्द है। फिर है बुढ़ापा। तो मूल शब्द क्या होता है? बूढ़ा। और क्या है? ये संज्ञा है। फिर है ताजगी। तो मूल शब्द क्या हुआ? ताजा। और यह क्या है? यह भी संज्ञा है। भूख। और यह क्या है? भूखा। मूल शब्द क्या है? भूखा। और यह क्या है? संज्ञा है। उसके बाद है घबराहट। तो मूल शब्द क्या है? घबराना। तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। फिर है क्रोध। मूल शब्द क्या है? क्रोधी। और संज्ञा है या क्रिया है? तो ये क्या है? विशेषण है। क्रोधी, यह उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। फिर है शांति। तो मूल शब्द क्या है? शांत। और यह भी क्या है? विशेषण। बहाव। मूल शब्द क्या है? बहना। और यह क्या हुई? क्रिया हुई। तो जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए तो वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। मजदूरी। मूल शब्द क्या है? मजदूर। और यह क्या हुई? संज्ञा। फिर है भोलापन। तो यह क्या हुआ? मूल शब्द क्या है इसमें? भोला। और यह क्या है? विशेषण, यानी कि वह उसकी विशेषता बतला रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, तो भोला। फुर्ती। मूल शब्द क्या है? फुर्तीला। और यह भी क्या है? विशेषण। एहसास। मूल शब्द क्या है? एहसास। और यह क्या है? विशेषण है। प्रश्न 3, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर इनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बना करके उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो यहाँ पर देखिए, अवधि और अवधि। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? देखने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग है, तो उनका हमें वाक्य बना करके उनका अर्थ स्पष्ट करना है। मैं और में, मेल और मैल, और दिन और दीन, सिल और शील। तो आइए इन्हें अर्थ देखते हैं इनका और वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब है अवधि, जिसमें ध में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसका अर्थ होता है कि इस प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि 3 घंटे है, यानी कि इसका क्या हुआ? अर्थ हुआ कि समय सीमा। फिर अवधि, जिसमें ध में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। कवि के द्वारा यह कविता अवधि भाषा में लिखी गई है। फिर है मैं, जिसमें देखिए मैं पे एक ही बिंदी है,
तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं में। राधिका से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई। फिर मई, इसमें दो के साथ में एक बिंदी है, आई की मात्रा के साथ में एक बिंदी है, तो इसका क्या मतलब होता है, आई यानी मैं राजस्थान का निवासी हूँ। फिर है मेल, भाइयों को आपस में मेल से रहना चाहिए, अर्थात मिलजुल करके रहना चाहिए। फिर है मैल, मैं पे आई की मात्रा है तो मैल, इस साबुन से धोने से कपड़ों में मैल नहीं रहेगी, अर्थात गंदगी नहीं रहेगी। फिर है और, यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, और का मतलब तरफ। फिर और, सुरेश और महेश दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, और का प्रयोग हो गया। दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है, और दीन, यहाँ पर देखिए मात्रा बदल दी, पहले छोटी की मात्रा थी दे पर, अब बड़े की लगा दी, तो इसका दीन, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल, माँ चटनी और मसाला हमेशा ही सिल पर पीसती है। फिर शील स्वभाव के लोग सभी को अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? उत्तर है कि इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी, विशाल पेड़ और बिजली के तारों की तरफ ही जाती है। प्रश्न 2, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पर देखिए सामने एक गली का दृश्य है, तो इसमें जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनके आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो उत्तर है कि गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी और साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली के एक और कुछ दुकानें हैं, दुकान की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकान की ऊपर की मंजिल की बालकनी पर कपड़े सूख रहे हैं। विशाल पेड़ और बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी है, एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। तो ये सभी दृश्य हमें यहाँ सामने गली में दिखाई दे रहा है, जो कि ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न 3, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? तो देखिए इसमें बॉक्स में सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त और रात के वक्त हमें ये बताना है कि इस गली में कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियों, मंदिर के लाउड स्पीकरों, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, स्कूल की बस, दूध वाले तथा फेरी वालों की ध्वनियाँ सुनाई देती होंगी। दोपहर के वक्त फेरी वाले, ठेले वाले और कबाड़ी वालों तथा स्कूल से वापस आते हुए बच्चों की आवाज़ आती होगी। शाम के वक्त साइकिल की घंटियों, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते हुए गाने, बच्चों के खेलने की आवाज़ें और लोगों की बातचीत की आवाज़ भी आती होगी। रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़, इक्का दुक्का वाहनों की ध्वनि, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागते रहो और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती होगी। प्रश्न 4, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? उत्तर है कि अलग अलग समय में गली तो वही रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय वहाँ ज़्यादा हलचल रहती होगी, दोपहर में कम और रात्रि में सन्नाटा छाया रहता होगा। प्रश्न 5, ये तारें गली को कहाँ कहाँ जोड़ती होंगी? उत्तर है कि बिजली की तारें गली को बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर के द्वारा जोड़ती होंगी तथा टेलीफोन के तारें टेलीफोन के खंभों और दूर स्थित मुख्य दूरभाष बक्से के द्वारा गली को जोड़ती होंगी। केबल की तारें किसी टीवी टावर के द्वारा गली को जोड़ती होंगी। प्रश्न 6, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा?
उत्तर है साइकिल वाला घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा या बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रहा होगा। सुनना और देखना NCERT के द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम हेलन केलर। सही परांजपे के द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म स्पर्श। तो ये आप देखिए और सुन करके देखिए, आप क्या महसूस करते हैं वह बताइए। ये केवल पढ़ने के लिए है कि छूना और देखना। तुम जानते ही हो कि हम आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से छूकर किसी चीज़ का अनुभव करते हैं। आओ हम प्रयोगशाला में अपनी नज़र और स्पर्श के माध्यम से कुछ प्रयोग करें और चित्र बनाकर देखें कि हम लोग अपनी आँखों से कितनी बारीक अवलोकन कर पाते हैं और कितना छू करके। इस गतिविधि के लिए 8-10 किस्म के पेड़ पौधों की पत्तियों की ज़रूरत होगी और 3-4 साथियों की भी। जितने दोस्त इस प्रयोग में शामिल होना चाहें उतने कागज़ के लिफाफे पास रखने होंगे जिनसे आर पार दिखे। इस लिफाफे में एक पत्ती डाल दो। हर दोस्त को एक एक लिफाफा दे दो। हाँ, यह ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त यह ना देख पाएँ कि उनके लिफाफे में किस तरह की पत्ती डाली जा रही है। अब तुम अपने दोस्त से यह कहो कि वे अपने अपने हाथ डाल करके पत्ती को छुएं। अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास किस पौधे की पत्ती है। पत्ती के आकार को टटोलें और उसका चित्र बनाने का प्रयास करें। इस पूरी प्रक्रिया में पत्ती को आँखों से नहीं देखना है। जब बिना देखे ही चित्र बनाने का प्रयास का कार्य पूरा हो जाए तो लिफाफे से पत्ती निकाल करके सामने रखें और उसे देख करके फिर चित्र बनाएं। तो कौन सा चित्र ज़्यादा बारीकी से बना है, बिना देखे हुए बनाया हुआ या फिर देख करके बनाया हुआ? जब बिना देखे चित्र बनाने का कार्य पूरा हो जाए तो लिफाफे से पत्ती निकाल करके सामने रखें और उसे देख करके फिर चित्र बनाएं। तो कौन सा चित्र ज़्यादा बारीकी से बना है, बिना देखे हुआ जब चित्र बनाया है वह, या फिर जो देख करके बनाया हुआ है? क्या और कोई तरीका भी है जिससे पत्ती को बिना देखे पहचानने में सहयोग मिल सकता है? तो इस तरह से यह प्रयोग आप अपने मित्रों के साथ में कर सकते हैं और आपको यह कैसा महसूस होता है, आप किस तरह से पत्ती का पता लगा पाते हो, तो यह भी आप करके प्रयोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।